आज आप लोगों का नया पोर्शन इसमें स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है आपके पास। देखो, अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करी जाए कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोगों को क्या चीजें यहां पर पढ़नी है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता होगा जब हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। जब किसी भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो हमारे पास सॉल्ट भी फॉर्म होता है वहां पर, और उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होती है। अब ये जो एसिड और वाटर यहां पर फॉर्म हो रहा है ना, अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो हम लोगों ने सॉल्ट ऑब्टेन करा है, इस सॉल्ट को मेरे को हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलाइज करने का मीनिंग है कि इस सॉल्ट की दोबारा रिएक्शन करानी है वाटर के साथ। तो कहते हैं जब आपके पास सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है तो हाइड्रोलाइज होने के बाद वो आपके पास दोबारा से एसिड और बेस प्रोड्यूस करके दे देता है, ठीक है। बट ये होता कैसे है और क्या सारी सॉल्ट्स ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं, कितने तरीके के हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हैं, ये सब चीजें आपको यहां पर पढ़ाई जाएगी। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का अगर अपने पास देखा जाए सिंपल जो मीनिंग है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या हो गया मेरे पास, इसमें when salt reacts with water to form acid and base, ठीक है। आपका सॉल्ट क्या कर रहा है, अब आपका सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारे वाटर के साथ, जिससे कि वो क्या बना सके, एसिड और बेस बना सके। तो कहने का मतलब ये है कि जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर सॉल्ट प्लस H2O, ये जो सॉल्ट और वाटर है ये मिलकर के क्या बना रहे होंगे मेरे पास यहां पे, एसिड प्लस बेस। अगर आपके पास ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मीनिंग हो गया मेरे पास कि मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्ट का अपने पास हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस, ठीक है, ये पहला पार्ट है। लेकिन अब ये चीज होगी कैसे, सॉल्ट्स जो होते हैं, सबसे पहले आप मेरे को बताना कि सॉल्ट्स किस तरीके का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड होते हैं या कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट्स कैसे कंपाउंड है अपने पास, आयोनिक है, कोवलेंट है, आयोनिक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में कैसे हैं ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो सॉल्ट अपने पास कैसा कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, और इलेक्ट्रोलाइट में कैसी कैटेगरी में जाएगा वो आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या काम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, क्या खासियत है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत हाई होती है, मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज होना चाहते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होना चाहते हैं। ये कहते हैं भाई मेरे पास जितने आयन्स हैं मैं सारे के सारे आपको यहां पर डिसोसिएट करके दे दूंगा। ये खासियत है, किसकी खासियत है, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, मतलब सॉल्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं जो सॉल्ट्स है आपके पास, सॉल्ट्स का नेचर कैसे होता है, सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और अगर सॉल्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ये क्या होना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आपके पास जो डिसोसिएशन है वो कैसा होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे या पार्शियली डिसोसिएट होंगे। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि डिसोसिएट्स कंप्लीटली, ठीक है, आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जब ये आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ तो देखो हुआ क्या, अब आप जो सॉल्ट लेकर के आओगे, मैंने आपके पास बोल दिया कि जो सॉल्ट था, सॉल्ट के पास एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है, ठीक है। एक आपको एग्जांपल से समझा देता हूं यहां पर, वो कैटायनिक एनायनिक लिखने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को आगे नीचे रिएक्शन लिखनी है। एसिड ले लेते हैं HCl, बेस क्या ले लेता हूं यहां पर, NaOH। क्या बनाएगा आपके पास ये, NaCl प्लस वाटर, यही होगा। तो ये जो मैंने एसिड लिखा ना, अगर मैं देखूं तो एसिड क्या है, HA का मतलब है हर एसिड के पास हाइड्रोजन होती है और एक उसका एनायनिक पार्ट होता है। जैसे इसका एनायनिक पार्ट क्या है, Cl नेगेटिव। वैसे जो बेसेस होते हैं सभी बेसेस पे उनका एक कैटायनिक पार्ट होता है B, और उसके साथ क्या लगी होती है, OH। तो आपका कौन कंबाइन कर गया था, Na और Cl, NaCl। पहले मैंने Na को लिखा फिर Cl को लिखा, इट मींस मैं इधर क्या लिख रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं Ba, और दूसरा क्या फॉर्म हो रहा है यहां पर, H2O। तो सॉल्ट का जो आपके पास बेसिक, सॉल्ट का आपके पास जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, वो हमेशा कैसे किया जाएगा, Ba लिख करके, Ba लिखेंगे इसको। तो जब आप इसको Ba लिखोगे तो Ba प्लस क्या लिखना पड़ेगा आपको, H2O, Ba प्लस H2O लिखेंगे। अब ये जो Ba प्लस H2O है ये क्या बनाएगा यहां से, Ba प्लस H2O, जो ये Ba प्लस H2O आप देख रहे हो ये क्या बनाना चाहिए यहां पर भाई, BOH प्लस
HA, ठीक है, क्योंकि मैं कौन सा केस लेकर के चल रहा हूं, मैं लेकर के चल रहा हूं भाई ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीटली। इस पे जितने आयंस हैं ये सारे के सारे आयंस डिसोसिएट कर देगा। इट मींस यहां पर मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है केस आपके पास कंप्लीट डिसोसिएशन का। इसने क्या करा होगा, इसने B पॉजिटिव दिया होगा प्लस A नेगेटिव है, वाटर से क्या आया होगा H पॉजिटिव, और एक क्या आएगा मेरे पास OH नेगेटिव, तभी तो बन रहा है ये BOH प्लस HA, यही तो हो रहा है। यहां से जो B पॉजिटिव है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, OH के साथ, और वैसे ही A पॉजिटिव वो A नेगेटिव और आपका H पॉजिटिव, इन दोनों ने मिलकर के यहां पर HA बना दिया, और वो क्या बन गया आपके पास यहाँ पे BOH बन गया। ये पहला केस है जिसमें मैंने बोला कि भाई यहां पर कंप्लीटली आयनाइज हुआ, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है आपके पास। अब बात ये आती है कि जब मैं यहां पर सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करूंगा ना, तो आप तो ये बोल रहे हो कि ये जो सॉल्ट है मेरे पास एक कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, बट जो सॉल्ट्स भी होते हैं ना, सॉल्ट्स के नेचर अलग अलग होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स के नेचर अलग अलग कैसे होते हैं, कुछ सॉल्ट्स आपके पास ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के होते हैं, कुछ सॉल्ट्स आपके पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं। तो मैं जैसे भी नेचर का सॉल्ट लाऊंगा, आपके पास इधर जो बनने वाला सिनेरियो है, जो इधर बनने वाला प्रोडक्ट है, अपने पास चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब हमें उसी को देखना है वो चीज कैसे हो सकती है। पहले आप लोग ये लिख दो फटाफट से। पहला केस जो है आपके पास, अगर मैं लेकर के चलता हूं कि आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड क्या होगा, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, और उसके साथ जो बेस लिया मैंने, मैं मान रहा हूं कि बेस आपका वीक है, अगर बेस वीक है तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा होगा। तो पहले केस में हम लोगों ने यहां पर एक कंसिडरेशन करी है कि इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड बेस इज वीक, ठीक है, आपका एसिड कैसा है, आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और आपने जो बेस लिया था वो कैसा हो गया मेरे पास यहां पर वीक हो गया। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है ना, इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन 1 विल बिकम, सबसे पहले मेरे को यहां पर बताना, ये जो Ba+H2 है ये तो आपका सॉल्ट है, ठीक है, ये जो Ba+H2 है ये तो आपका सॉल्ट है, तो मैं Ba+H2 को क्या लिखूंगा, B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस H2O, ठीक है, ये लिख देता हूं क्योंकि भाई ये तो कंप्लीटली अपने पास डिसोसिएट होना है। लेकिन आपने बोला कि जो आपका बेस है ना, ये बेस जो BOH है ये किसको बता रहा था मेरे पास, ये बेसिक पोर्शन को बता रहा है, और यहां पर HA क्या है आपका, वो एसिड है। ये आपका अगर एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको स्ट्रॉन्ग लिया है। अगर ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है तो मेरे को इधर H पॉजिटिव भी मिलेगा और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, A नेगेटिव भी मिलेगा। जब HA को आयनाइज करूंगा तो H पॉजिटिव भी आएगा, A नेगेटिव भी आएगा, लेकिन BOH वैसे ही पड़ा रह जाएगा। ये जो BOH था ना, ये जो बेस था, ये आपका आयनाइज हुआ नहीं, ये तो वीक है, ये आयनाइज नहीं हुआ तो ये अपने पास वैसे ही बना रहा। तो अब मेरे को बताओ कि इधर भी A नेगेटिव भी लिखा है, इधर भी A नेगेटिव लिखा हुआ है, अगर दोनों सेम आयंस है तो ये दोनों साइड सेम आयंस अपने पास हट जाएंगे। तो इसी इक्वेशन को मैं अब क्या लिख सकता हूं, और B पॉजिटिव प्लस H2O क्या बनाएगा अपने पास, ये A नेगेटिव प्लस BOH, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस देखोगे ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि जो वाटर है, वाटर यहां पर हाइड्रोलाइज जिसको कर रहा है, किसको हाइड्रोलाइज कर रहा है फिर वाटर यहां पर, अब B पॉजिटिव को। ये एनायनिक पार्ट है या कैटायनिक पार्ट है आपके सॉल्ट का, कैटायनिक, कैटायनिक, ये कैटायनिक पार्ट है। किसका कैटायनिक पार्ट है, जो भी आपने सॉल्ट लिया होगा, तो जो भी आपने सॉल्ट लिया था ये उसका कैटायनिक पार्ट है। तो जब भी इस तरीके का कोई हाइड्रोलिसिस होता है तो इस तरीके के हाइड्रोलिसिस को क्या बोला जाता है मेरे पास, कहां पर, बिल्कुल सही, H पॉजिटिव ही है यहां पर, H पॉजिटिव। तो ये कौन सा हाइड्रोलिसिस है आपके पास, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि जो आपका एसिड था, जो फॉर्म हुआ था, वो एसिड कैसा है, वो एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि फाइनली वो A नेगेटिव और A नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पढ़ के। तो फिर यहां पर हाइड्रोलाइज हो कौन रहा है, पूरा सॉल्ट थोड़ी हाइड्रोलाइज होता हुआ दिख रहा है, कौन हाइड्रोलाइज होता हुआ दिख रहा है मेरे को, सिर्फ उस सॉल्ट का कैटायन, कैटायनिक पार्ट। तो इस तरीके का हाइड्रोलिसिस को क्या बोला जाता है आपका, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस आया समझ में, जो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस कब होगा फिर, एनायनिक, अगर एक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो दूसरा एनायनिक कब होना चाहिए, जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और एसिड कैसी हो जाएगी आपके पास, वीक।
बिल्कुल सही। तो तब होगा यहां पर अपने पास कौन सा हाइड्रोलिसिस, एनाइनिक। तो सेकंड आ जाते हैं। अब आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। आप मान करके चल रहे हो कि जो एसिड और बेस फॉर्म हुए थे उसमें से एसिड वीक रह गया लेकिन बेस स्ट्रांग हो गई। तो अगर ऐसा होता है तो आपकी जो वो इक्वेशन थी, अगर मैं उसी को दोबारा यूज करूंगा तो आपने क्या लिखना है भाई, बी पॉजिटिव था प्लस इसके साथ ए नेगेटिव था प्लस H2O था। लेकिन इस बार आपका जो एसिड है वो पूरा हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्या एसिड पूरा हाइड्रोलाइज होगा क्या? वो तो मेरे पास जो एसिड है वो तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, Ha। कौन अपने पास आयनाइज हुआ होगा यहाँ पर, बेस, मतलब बी पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब किसका इफेक्ट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, बी पॉजिटिव का इफेक्ट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल करके आ गई, वो फाइनल इक्वेशन क्या निकल करके आई, ए नेगेटिव प्लस H2O गिव्स Ha प्लस OH नेगेटिव। आई बात समझ में? तो इस हाइड्रोलिसिस को क्या बोलेंगे फिर? अब किसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं मैं, ये क्या है, ए नेगेटिव आपके पास, ये एनाइनिक पार्ट है। तो ये हाइड्रोलिसिस भी कौन सा हुआ फिर मेरे पास, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल सही। आई बात समझ में? अब आपके पास जो दो तरीके के हाइड्रोलिसिस होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है एनाइनिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा कौन सा होता है अपने पास, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। ऐसे होता है एनाइनिक और कैटाइनिक। एक और चीज आपको बताता हूं, जब कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होता है ना तो आपके सॉल्यूशन में कौन सा आयन बच रहा है, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक बन रहा है बेसिक बन रहा है, एसिडिक, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज होती हुई दिख रही है। जबकि एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में कौन सा आयन रिलीज हो रहा है आपके पास, OH नेगेटिव। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक मीडियम की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की एक और डेफिनेशन देखी जाए तो एक और डेफिनेशन बन सकती है हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। कैसे बन सकती है, जब हम लोगों ने सॉल्ट को हाइड्रोलाइज कराया, दो केस यहां पर कंसीडर करे थे, एक में एसिड स्ट्रॉन्ग लिया, दूसरे में आपका बेस स्ट्रॉन्ग लिया। तो जब मेरा कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन रहा है, एसिडिक, और नीचे वाले में आपका सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, बेसिक। इसका मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किस चीज को बता रहा है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको बता रहा है कि जब कैटाइनिक या फिर एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो उसके बाद मेरे पास या तो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है या फिर कैसा सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है आपके पास, बेसिक। अगर इसको देखा जाए तो ये सॉल्यूशन कैसा है आपके पास, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर H पॉजिटिव है। और वैसे ये जो नीचे वाला सॉल्यूशन है कैसा सॉल्यूशन हो गया मेरे पास, एक बेसिक सॉल्यूशन हो गया। बेसिक सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि यहां पर आपका OH नेगेटिव बन गया। तो हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि व्हेन एनायन और कैटायन और एनायन इज हाइड्रोलाइज्ड to form एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब आपका एनायन या फिर कैटायन हाइड्रोलाइज होगा जिससे कि अपने पास जो सॉल्यूशन है वो क्या बन सके, या तो एसिडिक बन सके या फिर वो बेसिक बन सके। ठीक है, ये होता है सिंपल आपका हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की जो भी हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई जो हम लोग सॉल्ट का भी यहां पर एग्जांपल लेंगे, अब जरा सॉल्ट के एग्जांपल देखते हैं कि सॉल्ट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो सकता है। सबसे पहला सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं, पहले जरा उन सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। आप मेरे को कुछ एग्जांपल बता सकते हो इसके, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के जो सॉल्ट्स हैं इनके क्या क्या एग्जांपल हैं भाई, कौन कौन से पढ़े हैं आपने? बस एक ही पढ़ा है, NaCl। बिल्कुल सही, Na2SO4 और KCl। और कौन सा हो सकता है? भाई NaNO3 भी तो हो सकता है, NaNO3 एटसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। NaCl कैसे बनता है? HCl और NaOH से। Na2SO4 कैसे बनता है? NaOH और H2SO4 से। KCl कैसे बनेगा? KOH और HCl से। NaNO3 कैसे बनेगा? NaOH और HNO3 से। तो जो भी एसिड्स और बेसिस के मैंने यहां पर नाम लिए हैं सारे के सारे आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये तो नहीं लिखवाना ना, इतना तो समझ जाओगे।
नहीं लिखवाना है तो बता दो मेरे को। नहीं नहीं, हमें तो सब आता है। सबसे पहले चलो मैं NaCl को उठा रहा हूं, ठीक है। NaCl को हाइड्रोलाइज करते हैं। NaCl को क्यों हाइड्रोलाइज करने के लिए उठाया? क्योंकि ये वो सॉल्ट है जो जनरली आप लोग कंज्यूम करते हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड और बेस बनता है। तो इसका मतलब है कि जब नमक को पानी में घोला जाएगा, अब वो या तो एसिडिक सोल्यूशन बना करके दे देगा और या फिर वो कैसा सोल्यूशन बना के देगा आपको, बेसिक। लेकिन आपको तो ये पढ़ाते हैं ना कि जो नमक वाला पानी है वो पीने लायक होता है, मतलब वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसे हो रहा होगा? हाँ, तो उस वही चीज, तो उससे जो कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है वही चीज हमें पढ़नी है। देखो NaCl प्लस H2O को अगर मैं देखूं तो Na के पास से क्या आएगा? यहां से आपका Na पॉजिटिव आएगा और क्या आएगा? Cl नेगेटिव। वाटर के पास क्या होता है? H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी, तो ये तो बना देगा NaOH। और दूसरा आपका क्या बन जाएगा यहां से? HCl। यही होगा। आप मेरे को बताना जो NaOH है ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? और HCl कैसा एसिड है? ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही। अगर इधर बनने वाला बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ये तो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। कंप्लीटली आयनाइज होते तो मेरे को एक बार जरा रिएक्शन दोबारा लिखनी पड़ेगी, और वो कैसे लिखनी पड़ेगी कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O। और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये तो आपका कंप्लीटली क्या हो रहा होगा? आयनाइज हो रहा होगा। तो क्या बना रहा होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और वैसे ये क्या बना रहा होगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपके पास ऐसा कौन सा पार्ट है जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कॉमन है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ क्या बचेगी? H2O गिव्स H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यही रीजन होता है कि क्यों अगर हम लोग पानी में नमक भी घोल देना तो ना वो एसिडिक सोल्यूशन बनता है, ना वो अपने पास क्या बनता है? बेसिक सोल्यूशन। अगर मैं देखूं तो कुछ नहीं हुआ यहां पर। जो मेरे पास नेट रिजल्ट है ना, नेट रिजल्ट, अगर मैं बोलूं नेट रिजल्ट की बात करूं तो यहां पे हुआ क्या? सिर्फ वाटर का आयनाइजेशन हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस किसको बता रहे? आयनाइजेशन ऑफ वाटर को। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है ये कैसा रहेगा नेचर में? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि वहां पर as there is no presence of excess concentration of either H positive और OH नेगेटिव। ना मेरे को H पॉजिटिव की कोई यहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा दिखेगी, ना OH नेगेटिव। ये तो बराबर बराबर बने होंगे क्योंकि वाटर ने बना करके भेजे। तो ना मेरे पास कोई H पॉजिटिव वाला पार्ट आया यहां पर, ना OH नेगेटिव वाला पार्ट आया। तो ये चीज आई समझ में। यहां पर सबसे पहले सॉल्ट, अभी हम लोगों ने जो सॉल्ट लिया है वो किसका लिया है? कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसका हाइड्रोलिसिस करा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जल्दी से लिख दो इसको फटाफट, फिर सेकंड चलते हैं। अब उन सॉल्ट की बात कर लेते हैं जहां पर आपने जो एसिड लिया होगा वो तो वीक रहा होगा, पर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रही होगी। क्या आप मेरे को कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो ऐसे सॉल्ट्स के? क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं भाई? एक तो सोडियम एसिटेट हो गया, CH3CO2Na। कैसे बनेगा ये? जब एसिडिक एसिड रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो एसिटिक एसिड क्योंकि एक ऑर्गेनिक एसिड है तो वो कैसा होता है मेरे पास? वीक होता है नेचर में। बिल्कुल, CH3COOH प्लस NaOH, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं एक और एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर लें तो क्या हो सकता है? सोडियम कार्बोनेट। वैसे ही आप पोटेशियम कार्बोनेट भी कह सकते हो, K2CO3। और एक हो सकता है मेरे पास Na3PO4। बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे कई हैं। अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड भी हो सकता है, बट HCN जो है, HCN आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। अरे मतलब वो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, वो वीक बेस होता है। HCN जो है ना, HCN आपके पास वीक एसिड है, और वैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक एसिड है। दोनों वीक एसिड्स हैं। जब दोनों वीक होते हैं तब आपके पास अभी वो लास्ट वाला बनता है केसेस में, जो लास्ट वाला हम लोग करेंगे उसमें। हाँ, सबसे आखिरी में
इसके बाद अब एसिड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बेस को वीक कर देंगे। अभी आपको पढ़ा रहे हैं कि कहां आपको सॉल्यूशन बेसिक बनाना है, कहां एसिडिक बनाना है, नहीं तो आप पीएच कैसे निकालोगे। अब इसमें से ना कोई भी एक सॉल्ट आप उठा लो। चलो मैं यहां पर बोलता हूं कि जो आपका CH3CO है, मतलब सोडियम एसिटेट जो है, इसको हम लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। अगर सोडियम एसिटेट हाइड्रोलाइज होगा तो यहां पे बॉन्ड किसका ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का और सोडियम का। तो Na पॉजिटिव को क्या मिल जाएगा, वाटर का OH नेगेटिव, और CH3CO2 नेगेटिव आयन को क्या मिल जाएगा, वाटर का H पॉजिटिव। तो ये क्या बना देगा आपके पास, ये बना देगा यहाँ पे CH3COH और प्लस उसके साथ दूसरी चीज क्या बन गई यहाँ पर, NaOH। तो आपने बोला कि ये चीज तो मेरे को समझ आई कि ये जो एसिटिक एसिड यहाँ पर बन रहा है, या इसको हम लोग आईयूपीएसी नेम बोले तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एथेनोइक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, क्यों है वीक एसिड, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है। जबकि ये जो बेस बना ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा रहा होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, तो ये तो आयनाइज होना चाहिए फिर कंप्लीटली। तो इसका मतलब है मैं रिएक्शन को अब जरा दोबारा लिख करके यहां पर चेक करता हूं कि असलियत में और क्या हो रहा होगा। अगर आयनिक लेवल पर देखा जाए तो क्या हुआ, CH3CO2 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H2O। इसको तो आयनाइज नहीं करना है, तो पार्शियली आयनाइज होते हैं, तो इसको तो एसिटिक छोड़ देना है। अब आपका जो Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। अब Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब है मैं फाइनल इक्वेशन को सिर्फ कितना लिख सकता हूं, CH3CO2 नेगेटिव प्लस H2O। क्या बना रहे हैं आपके पास, ये CH3COH प्लस OH नेगेटिव। अब आप लोग मेरे को बताना कि आपको क्या समझ आया, इससे क्या हुआ यहां पर। आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो एसिडिक बन रहा है या बेसिक बन रहा है, कैसा बन रहा है आपका फाइनल सॉल्यूशन, एसिडिक है बेसिक है, बेसिक है नेचर में। क्यों है बेसिक नेचर में, क्योंकि कौन सा आयन छूट रहा है आपके पास इधर, OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, ये अपने पास नेचर में बेसिक होगा या फिर एल्कलाइन होगा। आई बात समझ में, बिल्कुल ये हुआ ना। देखो कौन सा हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये एनाइनिक। तो आपने एनाइनिक हाइड्रोलिसिस करा ना, तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस पर क्या बनना चाहिए था, सॉल्यूशन बेसिक बनना चाहिए था। यही पढ़ करके आए हो आप अभी, तो ये उसका एग्जांपल है। अब आपको इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी तो बताएंगे कि जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं वो सही में हो भी रही है नहीं, तो हो रही है ये, ऐसे ही नहीं आपको कोई जनरल रिएक्शन पढ़ाई जा रही है, ये चीज यहां पर एक्चुअल में आपको होते हुए दिख जाएगी। थर्ड पार्ट पर आते हैं। अब लेते हैं आपके पास वो सॉल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के होंगे और वीक बेस के होंगे। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस, बिल्कुल AlCl3। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं यहां पर, हाँ और एग्जांपल्स में आपके पास जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एटसेट्रा। सोडियम एसिटेट नहीं होगा क्योंकि वहां पर एसिडिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग में एक वीक एसिड होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड बन रहा है ना, अमोनियम क्लोराइड कब बनेगा, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ होगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस होता है, HCl स्ट्रॉन्ग है। सेम चीज यहां पर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद HNO3, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। कॉपर सल्फेट बनेगी जब कॉपर का हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये बनेगा HCl जब रिएक्ट करेगी आपके पास यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से आप कोई सा भी एक एग्जांपल उठा सकते हो अपनी पसंद का। अगर मैं यहां पर अमोनियम क्लोराइड को लूं तो अब आप यहां पर अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर दो। अमोनियम क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा यहां पे, NH4OH प्लस दूसरा क्या बनना चाहिए, HCl। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड था, मैंने अमोनियम क्लोराइड का यहां पर अपने पास हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब इसमें से ये जो अमोनियम आयन यहां पर बना था और ये क्लोराइड आयन बना था, आप मेरे को बताना ये जो बेस आया है ये कैसा बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक, जबकि ये कैसा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आयनाइज भी कैसा होगा फिर यहां पर कंप्लीटली। तो मुझे रिएक्शन अगर दोबारा लिखने को पड़े तो ये बनेगी NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, इट गिव्स NH4OH और प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहां भी Cl नेगेटिव है, वहां भी Cl नेगेटिव है, ये आपके पास देखो कॉमन आयन आ रहे हैं दोनों तरफ, तो Cl नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास जो नेट रिएक्शन बचेगी, जो नेट रिएक्शन है वो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ NH4 पॉजिटिव, मतलब आपका कटायन हाइड्रोलाइज हुआ और इसने बनाया ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H पॉजिटिव। कैसा बना आपका सॉल्यूशन, एसिडिक बना, बेसिक बना? बस यही करना था आपको। तो कौन सा हाइड्रोलिसिस करा है मैंने, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करा है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस करा है? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करा है, तो सॉल्यूशन भी कैसा आया है बन करके, एसिडिक सॉल्यूशन है। बस तो इतना सिंपल है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टफ लगता है बट टफ है नहीं। अगर आपको ये इसका कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो क्वेश्चन आप कर लोगे। इसके क्वेश्चन में क्या होता है भाई, अगर आपको पता ही नहीं है सोडियम एसीटेट का जो हाइड्रोलिसिस होगा तो मेरे को सॉल्यूशन बनाना कैसा है, तो न्यूमेरिकल आपका वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोलाइज करके आपको क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग लेना है, वीक लेना है, कैटायनिक का केस है, एनायनिक का केस है। ये तो आपको तब समझ आएगा ना जब आप इनके बारे में पढ़ करके गए होंगे वहां पर, जब आपको नॉलेज होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेंगे क्या होगा, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये चीज समझ में। चलो बाकी आगे फिर इसमें अब कल करते हैं, बस एक लास्ट रह गया, उसके बाद शुरू करेंगे आपका इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा था कि जो आपके पास सॉल्यूशन बना था फाइनली वो कैसा बना था, अपने पास एसिडिक बना था। अब जो मैं सॉल्ट यहां पर कंसीडर करूंगा वो सॉल्ट एक वीक एसिड और एक वीक बेस से मिलकर के बना हुआ होगा। कोई एग्जांपल आप मेरे को बता सकते हो ऐसे सॉल्ट का? बिल्कुल, एक ऑर्गेनिक सॉल्ट ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे आपने बोला कि हम लोग लेकर के आए अमोनियम एसीटेट, ठीक है, CH3CO2 NH4, ये आपके पास क्या है, आपका अमोनियम एसीटेट है। अभी जो अमोनियम एसीटेट है ये क्यों बना होगा, जब आपका एसिडिक एसिड रिएक्ट करा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एसिडिक एसिड वीक होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपके पास वीक होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और एसिडिक एसिड वैसे ही आपके पास एक वीक एसिड है। तो जैसे अगर मैं CH3CO2 NH4 को अब इसको हाइड्रोलाइज करूं तो अब देखते हैं कि यहां पर क्या होता है। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, ये जो CH3CO2 नेगेटिव है इसको वाटर का H पॉजिटिव मिल जाएगा, तो क्या बना देगा ये CH3COH, और वैसे NH4 पॉजिटिव को क्या मिल जाएगा वाटर का, OH नेगेटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव को वाटर से क्या मिलेगा, OH नेगेटिव, तो ये क्या बनाएगा आपके पास NH4OH। इसमें से आप इसको देखो, पहले वाले को देखो और वैसे ही दूसरे वाले को देखो। एसिडिक एसिड कैसा एसिड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली ये जो NH4OH है ये भी कैसा है, ये भी वीक बेस है। तो इसका मतलब है कि इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसी रही होगी, लो रहेगी या हाई रहेगी, लो रहेगी। तो अब ये आयंस की फॉर्म में अपने पास सेपरेट आउट नहीं होंगे, इट मींस ये आयोनाइज नहीं होंगे, ये एज इट इज पड़े रहेंगे सॉल्यूशन में। तो कल हम लोगों ने जो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस या एनायनिक हाइड्रोलिसिस करा था, अब वो वाला फैक्टर यहां पर नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि ये आयंस फर्निश नहीं करेंगे। ठीक है, ये वीक है नेचर में। तो आपका जो सोल्यूशन है ना, अब आपके सोल्यूशन में कोई कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस नहीं बनने वाला है, तो देयर विल बी नो। कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस इन दिस केस। आई बात समझ में? इस केस में अपने पास ना ही कोई कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा और ना ही कोई एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि ये वीक एसिड और वैसे ही आपके पास ये वीक बेस है। तो अब अपने पास वो वाली चीज नहीं करनी हम लोगों को कि हमने बोला भाई एक ने, जैसे पिछली बार था, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता था तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता था, वो आयंस में सेपरेट हो जाता था, वीक बेस नहीं होता था। बेस स्ट्रॉन्ग होता तो बेस आयंस फर्निश कर देता था, एसिड नहीं करेगा। अब ये दोनों ही वीक है तो दोनों ही आयंस फर्निश नहीं करेंगे अपने पास, तो ना कैटायनिक का केस बनेगा ना एनायनिक का केस बनेगा। तो इसका मतलब आपका फाइनल सॉल्यूशन कैसा रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा, कैसा रहेगा? देखो जो फाइनल सॉल्यूशन होता है ना, ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, कैसा रहता है आपके पास, ये
न्यूट्रल रहता है, लेकिन ये ना स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक भी हो सकता है। अब वो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई अब ये एसिड और जो बेस बने इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो भी आए, इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बराबर रही होगी। हो सकता है किसी की कम हो किसी की ज्यादा हो, तो भाई जिसकी ज्यादा हो गई होगी, अगर बेस की ज्यादा हो गई तो बेसिक की तरफ चला जाएगा। एसिडिक अगर आयनाइजेशन वाली डिग्री ज्यादा है तो एसिडिक की तरफ चला जाएगा सोल्यूशन, बट स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक बनाएगा। तो ज्यादातर जो है ये न्यूट्रल रह सकता है और मे बी स्लाइटली एसिडिक और बेसिक। डिपेंडिंग अपॉन द, किस चीज पे डिपेंड करेगी ये चीज? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर। ऑफ एसिड्स एंड बेसिस फॉर्म, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में हम लोगों को देखो क्या चीज पढ़नी है, किसका हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे अभी तक हम लोग? सॉल्ट्स का, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चल रहा है हमारा टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा था या आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा था। अब वैसे ही आपको यहां पर कौन सा कांस्टेंट पढ़ा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पढ़ा रहे हैं। अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को देखा जाए तो आपको हाइड्रोलिसिस किसका करना है इस बार अपने पास? सॉल्ट का। तो कोई भी जो सॉल्ट होगा उसका बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा मेरे पास, मतलब जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? वो Ba प्लस H2O। क्या बना रहा था ये Ba प्लस H2O अपने पास? हाँ बहुत बढ़िया, BOH प्लस HA। सिंपल सी बात है, यहां पर ये जो B है इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। A पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। A नेगेटिव को H पॉजिटिव मिलेगा तो HA बनेगा, B पॉजिटिव को OH नेगेटिव मिलेगी तो BOH बनेगा। यही रहेगा अपने पास। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला सिखाया गया है आपको? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो BOH की कंसंट्रेशन और HA की, और इसको किससे डिवाइड कर देते थे हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से। यही बनती थी भाई अपने पास चीज, यही रहता था। क्योंकि हम लोगों ने पानी इतना ज्यादा मिला दिया होता है कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो एज कंपेयर टू सॉल्ट वो बहुत ज्यादा होती है और वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, अनचेंज होती है। आपने 1.5-2 लीटर पानी डाला हुआ होगा और उसके कंपैरिजन में सॉल्ट उसमें कुछ भी नहीं होगा, ना के बराबर होता है। तो वाटर की जो कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होती थी, ये ऑलमोस्ट कैसी रहती थी मेरे पास? कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। तो अगर ये भी कांस्टेंट है इसको इधर भेज दिया करते थे, वही कर रहे हैं जो इससे पहले आपको Ka और Kb करते हुए करवाया था। तो ये K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O ये किसके इक्वल आ जाएगा? कंसंट्रेशन BOH कंसंट्रेशन HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ba। जब K की मल्टीप्लाई इस बार इससे होगी तो हम लोगों ने एसिड और बेस के लिए जब करा था, जब मैंने यहां पर इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स किया था तो क्या नाम दिया था? Ka। फिर हमने किया था आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेसिस, उसको नाम दिया था Kb। और अब वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा? KH। क्या बोलेंगे हम लोग इसको अब? KH, मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आया है आपके पास? BOH, कंसंट्रेशन ऑफ BOH या कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो यह कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। ये बन गया अपने पास यहां से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो यहां पे जो KH आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। आई बात समझ में? कुछ ऐसा इसमें जो आपको ना आया हो समझ में, किसी को कुछ दिक्कत या परेशानी है तो बता सकता है। तो ये बन गया अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल था। मैंने सॉल्ट कंसीडर करा, उसको हाइड्रोलाइज करा, उसने एक बेस बनाया, एक एसिड बनाया, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट कॉन्सेप्ट लगाया। जैसे Ka और Kb निकाले थे आज, वैसे ही हम लोगों ने KH भी बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को अब हमने जितने 3 केसेस पढ़े हैं उन सब के लिए करते हुए चलेंगे एक एक करके। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास यहाँ पर जो आ रहा है, अब हम लोग उसमें करेंगे कैलकुलेशन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी देखेंगे और pH भी देखेंगे आपके वेरियस सॉल्ट सॉल्यूशंस का, डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशंस का। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वीक एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, फिर उसके बाद हमने कह दिया था कि एसिड जो है वो वीक हो गया और बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, दोनों वीक हो गए, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए। अब वो केसेस को फिर से यहां पर लेकर के चलेंगे
देखो अब होगा क्या कि आपके पास ना मैं आपको पहला इक्वेशन कराता हूं अभी, ठीक है। बाकी वाली क्या है, बाकी वाली जो है वो आप एक बार खुद से भी डिराइव करके देखना, अगर आपसे हो जाती है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, नहीं तो ये बहुत लंबा पार्ट बन जाएगा, ठीक है। मैं करवा दूंगा पर पहले आप खुद से भी ट्राई करना। मैं एक पूरा करवा रहा हूं, एक पोर्शन जो है उसमें सारी चीजें डिराइव करा देता हूं ताकि आपको आगे के लिए हेल्प मिल जाए। तो ये भी तो देखना चाहिए भाई हमसे भी चीजें हो रही है नहीं हो रही है। सबसे पहले केस चलो यहां पर बनाते हैं हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए। पहले आप मेरे को बताना है, यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ा था हम लोगों ने या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ा था? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जो सॉल्ट बनता है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का पार्ट था वो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता था। कैटायनिक था या एनायनिक था? एनायनिक हाइड्रोलिसिस था। इसी से पता चलता है कि घर से कोई भी पढ़ के नहीं आया है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं सबसे पहले ना यहाँ पर कैलकुलेशन किसकी करने जा रहा हूं, आपके पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अभी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम लोगों ने पीछे देखा था, जैसे वहां पे कैलकुलेट करा था वैसे सेम चीज यहां पर कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग यहां पर पहले वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं ना। अब जिनको ये याद ही नहीं है कि एक एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस होता था एक कैटायनिक का, तो फिर क्या फायदा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है क्या हो सकता था, इसका एक एग्जांपल क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने, कोई भी एक एग्जांपल क्या होगा यहां पर भाई। आप यही तो लिखते थे Ba प्लस H2O, ये क्या बना करके दे रहा था आपको, BOH प्लस HA। अब आपने क्या बोला कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है, तो HA जो बन रहा है वो वीक एसिड होता था और ये वैसे क्या होता है अपने पास, स्ट्रॉन्ग बेस होता था। तो क्या बनती थी मेरे पास यहां पर इक्वेशन ये बनती थी कि आप लिखते थे B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस H2O। अब देखो दोबारा कराना पड़ रहा है ये क्योंकि याद ही नहीं है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा होगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, और HA जो है वो वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो जो B नेगेटिव और जो B नेगेटिव आप देख रहे हो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते थे, यहां पर ये कैंसिल कर देते थे। सेम आयन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती थी, फाइनल इक्वेशन क्या बचती थी जिसके लिए आप भी हमें कैलकुलेशन करनी है। क्या लिखूंगा अब मैं फाइनल इक्वेशन, बता दो मेरे को जल्दी से, क्या होनी चाहिए फाइनल इक्वेशन, सिर्फ A नेगेटिव प्लस H2O गिव्स HA प्लस OH नेगेटिव। किसको हाइड्रोलाइज कर रहे हो आप, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। ये आपके पास एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, यही जो एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसी में अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसकी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सॉल्ट इस नेचर का लेकर के आते हो तो भाई ये कोई बड़ी बात तो अब यहां पर है नहीं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो KH है ये KH कैसे निकाला जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव और कंसंट्रेशन ऑफ HA, अब इसको किससे डिवाइड कराऊंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव से, क्योंकि भाई जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H2O होती थी वो तो इधर मल्टीप्लाई हो जाती थी जाकर के K के साथ, तभी तो ये KH बनता था। तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। ये पार्ट हमारे पास यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। आइए इतनी बात समझ में, जो यहां तक लिखा गया है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। सिमिलरली अब आप यहां पे दूसरी बात समझना, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मैंने एसिड यहां पे जो लिया था अगर वो HA था, जब ये वाटर में जाएगा तो ये क्या होगा, ये आयोनाइज होगा, ठीक है। एसिड्स क्या रिलीज करते हैं अपने पास, H पॉजिटिव, तो उसका H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और उसका A नेगेटिव अलग हो जाएगा। हाइड्रोनियम बना करके नहीं दिखा रहा हूं, अभी हाइड्रोनियम की जरूरत नहीं है इसलिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब आपने एसिड को पानी में डाला तो भाई उसने अपना H पॉजिटिव अलग कर दिया और A नेगेटिव अलग कर दिया, कैटायनिक पार्ट अलग हो गया, एनायनिक पार्ट अलग हो गया। Ka कैसे निकालते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स इज गिवन बाय, भाई वही रहेगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि क्या है आपका ये HA। ध्यान रहे जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आती थी वही जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होती थी तो उसको Ka कहते थे, इसलिए मैं दोबारा बार बार नहीं लिख रहा हूं पूरा, उसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। अब मेरे को कौन बताएगा Kw का फॉर्मूला क्या होता था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या था, Kw का फॉर्मूला
बिल्कुल सही, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये बन गई आपके पास यहाँ पर टोटल 3 इक्वेशंस। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये कौन सी है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान रहे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले तो, और जो भी आपका आंसर आएगा यहां से उसको डिवाइड कर रहा हूं किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके उसको किससे डिवाइड करा देंगे, इक्वेशन नंबर 3 से। इसका मतलब KH इंटू क्या बनेगा, ये KA डिवाइड बाय KW, यही बना। जरा KH इंटू KA को लिख देते हैं, तो H OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय किसकी कंसंट्रेशन आ गई अपने पास, ये A नेगेटिव की। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहां पर, फिर A नेगेटिव है, उसके बाद क्या है अपने पास HA। अच्छा अब मुझे डिवाइड कराना है ना, तो डिवाइड कराते हुए यहां पर क्या आएगा, डिवाइड कराते हुए आएगा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। देखते हैं जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है अपने पास यहां पर। A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल, HA से HA कैंसिल, ठीक है, और वैसे ये OH नेगेटिव से OH नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही, H पॉजिटिव से वैसे आपके पास क्या कैंसिल हो गया, H पॉजिटिव। तो आप मुझे बताओ कि फाइनली आपका आंसर बचा कितना, सिर्फ KH इंटू KA अपॉन KW किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। तो देयरफॉर मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि सिर्फ KW किसके इक्वल है, KH इंटू KA के। तो ये होता है आपके पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का रिलेशन किसके साथ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के साथ एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। आई बात समझ में, ये सबसे पहली चीज है। तो अगर कोई आपसे यहां से KH पूछे तो भाई KH का क्या फॉर्मूला बन गया, KH किसके इक्वल आ गया अपने पास यहां से KW अपॉन KA। और कौन सा केस है अभी ये अभी वो केस है जब मैंने एसिड वीक लिया है और बेस कैसा लिया है अपने पास यहां पर, स्ट्रॉन्ग लिया है, ठीक है। आ गई बात यहां पे समझ में। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे चलते हैं जरा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है, पहले यहां तक देख लेंगे कि यहां तक सबको समझ आ गया या नहीं। देखो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोगों को निकालना है, इसमें जब आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बनेगा, यही BOH प्लस HA, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ करके आए। जब आपने एसिड्स के लिए पढ़ा था तो आपने मान लिया था लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा। अब आपको कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं निकालनी, यहां पर क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को क्या माना जाएगा यहां पर, H, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को मैं यहां पर क्या अपने पास एज्यूम कर लेता हूं, H एज्यूम कर लेता हूं। अब आप मेरे को जरा बताना कि कैसे पढ़ाया था आपको ये। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे यहां पर, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ली जाती थी, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C, और इनकी कितनी रहती थी, क्योंकि अभी तो रिएक्शन चालू ही नहीं हुई, अभी तो टाइम 0 है। जब तक टाइम 0 है तब तक जितनी रिएक्टेंट की जितनी भी कंसंट्रेशन आपके पास वो सारी की सारी किसकी रही होगी, रिएक्टेंट की शुरुआत में। लेकिन जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे आता हूं तो अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर जिस रेट से आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी उसी रेट से इनकी कंसंट्रेशन क्या होने लगी होगी, बढ़ने लगी होगी। आपने क्या माना है, उस रेट को कितना मान रखा है आपने, H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को, मतलब इस रेट से हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो दूसरे के पास जो अब पैसे बढ़ेंगे वो आप ही के 100 रुपए का 10% बढ़ गया। जैसे आपने बोला कि भाई दूसरे वाले ने 10% कमाया, तो 10% किसका कमाया, आपके 100 रुपए का ना, आप ही के 100 रुपए का हिस्सा तो गया उस पर 10% बन के। तो कितना था अभी टोटल कंसंट्रेशन C, अब C का कितना परसेंट इनको मिल जाएगा, वो H%, क्योंकि इस पे 1 का 1 चल रहा है, यहां पे 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है, तो 1 पे 1 चल रहा है, 1:1 का है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहां 2 लिखा होता तो 1 का डबल होता ना, 1 का डबल होने का मतलब है कि जो भी चेंज आएगा इसमें इसके कंपैरिजन में यहां वो चेंज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में करना पड़ता है। खैर अभी तो वो चीज नहीं है, तो यहां पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी CH, और यहां भी कितनी हो जाएगी CH, क्योंकि C का H% और वैसे ही C का H% इनको मिल गया। अब जितना ये बढ़े उतना ये क्या हो गया होगा मेरे पास, कम। इसकी कंसंट्रेशन पहले C थी, अब कितनी हो जाएगी, C माइनस CH। C माइनस 2CH नहीं लिखेगा कोई भी, क्योंकि हम लोग यहां पर जिस चीज को बता रहे हैं परसेंटेज में है। आपको ये नहीं देखना है कि टोटल कंसंट्रेशन कितनी बढ़ी, मैं आपको बोल रहा हूं रेशियो के हिसाब से। चलो 1 का 1 हो रहा है,
जिस रेट से ये कम हुआ उसी रेट से दोनों बढ़े। ठीक है, ये रेट है, ये टोटल नहीं है, ये रेट है अपने पास। तो अगर मैं यहां पर C कॉमन ले लूं तो C कॉमन लेने पर कितना बचेगा? यहां पे 1 माइनस एच बचा, यही होगा। अब आगे चलते हैं, अब यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। अब अगर फॉर्मूले की बात करी जाएगी तो जो KH था, KH का फॉर्मूला क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ BOH, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में किसकी कंसंट्रेशन आएगी? BA की। क्या लिया आपने BOH की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे? CH, इसकी भी कितनी है? CH, और इसकी कितनी है? C1 माइनस H। एक C से एक C कैंसिल हो गया। अब जो सॉल्ट है ना आपके पास, अगर सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत छोटी है, बहुत छोटा है नंबर, और ये जो अपने पास डिग्री आती है ऐसी आती है 0.02, 0.01, तो 1 में से अगर इतना छोटा नंबर माइनस करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग एक यहां पर कंसिडरेशन करेंगे कि इफ H इज वेरी स्मॉल, मतलब जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना, अगर ये बहुत ही छोटा है, तो देयरफॉर 1 माइनस H, ये जो 1 माइनस H वाली टर्म है नियरली किसकी इक्वल आएगी? सिर्फ 1 के ही इक्वल आ जाएगी। तो ये KH क्या बन गया? ये वाली इक्वेशन जो है, अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास? KH इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर बाय 1। ठीक है, या फिर मैं सिंपली लिख सकता हूं कि KH किसके इक्वल आ गया? आपके CH स्क्वायर के। तो H की वैल्यू क्या आ गई यहां से? अंडर रूट KH बाय C। ये होता है आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। आई बात समझ में? अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे? H इक्वल्स टू रूट KH बाय C से। ये है आपके पास यहां पर फॉर्मूला। ठीक है, और उसमें भी ये जो KH है, अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं इसके साथ, तो KH खुद किसके इक्वल है? KW बाय KA के। रिप्लेस कर दें यहां पर इसको, तो ऑल्सो KH इज इक्वल्स टू KW बाय KA। तो भाई ये लो, एक और फॉर्मूला आ गया। देयरफॉर H इज इक्वल्स टू KW बाय KA इंटू C। ठीक है, ये आपके पास एक और फॉर्मूला निकल गया यहां से। तो ये है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहां पर देखते हैं। अब लास्ट वाला पार्ट है, अब कैलकुलेशन ऑफ पीएच को आप ध्यान से समझना। अभी तक आपने जो दो चीजें समझी है, उनमें से सबसे टिपिकल अगर कोई पोर्शन है आपके पास तो ये पोर्शन नंबर सी है, जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा समझने के लिए, और क्वेश्चन भी यहीं से ही आएगा, पीएच से। अब देखो यहां पर ये जो पीएच की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज अगर ध्यान रखें तो आपके पास जो पीएच है ना, ये यहां पर क्यों निकलवाया जा रहा है आपसे? क्योंकि मेरे पास ये जो हाइड्रोलिसिस है वो एनायनिक हो रहा था या कटायनिक हो रहा था? ये एनायनिक हो रहा था, जिसमें आपने बोला था कि जब ये A नेगेटिव H2O के साथ हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा? HA, और उसके साथ साथ क्या बच गया मेरे पास यहां पर? ये OH नेगेटिव बच गया। ठीक है, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगाए इनिशियल कंसेंट्रेशन का। कितनी लेंगे इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन A नेगेटिव की? भाई शुरुआत में कितनी ली जाएगी कंसेंट्रेशन? जितनी भी कंसेंट्रेशन होती थी वो सारी की सारी किसकी होती थी? रिएक्टेंट की C, और इन दोनों की कितनी रहेगी मेरे पास? 0-0। फिर आप कहोगे जब मैं इक्विलिब्रियम पर आ गया, तो इक्विलिब्रियम पर आपने क्या माना होगा? आपने मान रखा होगा कि जिस रेट से ये नीचे जाएगा उसी रेट से अपने पास ये बढ़ेगा। तो ये कितना बचेगा? CH, और ये भी कितना बनेगा? CH, और ये कितना बन जाएगा मेरे पास? C माइनस CH। इतनी चीज आई सभी को समझ में? यहां तक जो अभी पीछे करके आए वही चीज करिए, बस ध्यान रहे। अब मैंने पूरा सॉल्ट नहीं लिखा है, मैंने उसका सिर्फ कौन सा पार्ट लिखा है? एनायनिक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कौन सा होगा? एनायनिक होगा। ठीक है, क्या आप मेरे को बता सकते हो KW जो था वो KW किसके इक्वल होता था? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, यही होता था। तो आप मेरे को बताओ जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है किसके इक्वल आ गई? KW बाय H पॉजिटिव के। और कितनी है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम? CH, यही है। और क्या बचा है यहां पर मेरे पास? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव रह गया। तो अगर देखा जाए तो इसको मैं CH पुट करूंगा, ये आपके पास KW हो गया, और वैसे ये क्या हो गया मेरे पास? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हमें pH निकालना है ना, तो pH में किसकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है? H पॉजिटिव की। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई? KW बाय CH के। किसके इक्वल आ गया मेरे पास? ये KW बाय CH। क्या था आपके पास H का फॉर्मूला? कितना H? KW और KA के टर्म्स में
रूट के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी पुट करते हैं जरा यहां पर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, ऑल्सो एच इक्वल्स टू अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट ये इक्वेशन 1 देखते हैं अपने पास ये क्या बन जाएगी। इक्वेशन 1 की बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव किसके इक्वल आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। ऊपर क्या है इसमें? के डब्ल्यू, वो तो वैसे ही रहेगा, और फिर एक यहां पर सी भी है, और अंडर रूट में क्या बच गया? अब अंडर रूट जो आपके पास एच है, एच की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? के डब्ल्यू इंटू के ए बाय सी। अब थोड़ा यहां पर मैथमेटिकल पोर्शन आने वाला है, तो जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं है वो जरा इसको ध्यान से समझना। ऊपर के डब्ल्यू की पावर 1 है, नीचे के डब्ल्यू की पावर कितनी है? 1/2। ठीक है, ये पावर 1 है और नीचे पावर कितनी है के डब्ल्यू की? 1/2। तो अगर ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 बनेगी पावर। तो ऊपर अब के डब्ल्यू पे क्या लग जाएगा? रूट। ठीक है, अभी सी की भी बात कर रहे हैं, मैं पूरा लिख देता हूं लोग, क्योंकि मुझे पता है ऐसे तो सब कहेंगे क्या हो रहा है। के डब्ल्यू की पावर कितनी है यहां पर? 1/2। के ए की पावर भी कितनी है? किसके साथ? अरे एक तो पहले से ही है ना आपके फॉर्मूले में, एक तो पहले से ही है, फिर सी भी पहले से है, तो के डब्ल्यू बाय सी तो एक पहले ही है। फिर एच की जगह क्या आया? एच की जगह आपने के डब्ल्यू, हाँ ठीक है, अपॉन 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 के इंटू सी। ठीक है, तो मैं इसको पावर्स की फॉर्म में लिख रहा हूं। यहां पे भी के ए की पावर कितनी बनी, और ये सी की पावर कितनी बनेगी? 1/2, और ये आपका होल फ्रैक्शन है। ठीक है, जो कंप्लीट फ्रैक्शन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव देखो कितना बन गया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कहां पर जाता है, ये कहां जाएगा? ये के डब्ल्यू की पावर कितनी है अपने पास ऊपर? 1, तो 1 माइनस 1/2 होता है, तो कितना बचेगा? 1/2। तो ऊपर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर के डब्ल्यू की पावर कितनी बचती हुई दिखेगी आपको? 1/2। अब ये जो पोर्शन है ये वाला, ये कहां पर जाता था? ये यहां पर जाएगा या नहीं जाएगा? सी की पावर यहां पर कितनी दिख रही है आपको? अरे जो ये वाला पोर्शन है ये कहां पर जाएगा अपने पास? सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां पर सी की पावर 1 है, और वैसे यहां पर अब वो सी की पावर 1/2 ऊपर चला गया। आई बात समझ में? क्या क्या रह गया अब आपके पास यहां पर? ये जो के ए की पावर 1/2 है, ये भी कहां जाना चाहिए? सबसे ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा? सी की पावर 1/2 और नीचे बचेगी सी की पावर 1, और 1/2 में से 1 जाता है तो माइनस 1/2 बचता है। इसका मतलब सी हाफ नीचे आना चाहिए। समझ आई ये लाइन जो मैंने बोली? हाँ हाँ, तो सब कह रहे होंगे। सी की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, सी की पावर 1 यहां पर है, तो जब सी की पावर 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगी, और 1/2 -1 -1/2 होता है, तो फिर से नीचे लाएंगे प्लस करने के लिए, तो ये बनेगा। तो अब आपके पास जो ये वैल्यूज यहां पर बन रही हैं, अगर इस पे ध्यान दें तो ये जो आपने सॉल्व करा है मेरे पास फाइनल यही बनना चाहिए। ठीक है, और 1/2 का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज की पावर 1/2 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडर रूट कहते हैं। तो मैं इसको अंडर रूट में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में अब लिखने का फायदा नहीं है। पीएच कैसे निकालते थे? पीएच का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग एच पॉजिटिव। अब एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन आई है इसको पुट करेंगे यहां पर। सो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, क्या बनेगा ये? के डब्ल्यू हाफ के हाफ बाय सी हाफ। सो पीएच इज इक्वल्स टू, मैं माइनस बाहर ले रहा हूं, ये बन गया लॉग ए अपॉन बी। लॉग ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है? तो लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ये बन गया मेरे पास लॉग ए माइनस लॉग बी। अब अगर इसको देखूं तो ये बन गया लॉग ए इंटू बी। लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता था? लॉग ए इंटू बी किसके इक्वल होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, यही बनेगा। फिर लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की पावर बी किसके इक्वल होता है अपने पास? लॉग ए की पावर बी इज इक्वल्स टू
भाई बी लॉग है, यही पढ़ करके आए थे हम लोग क्या। पहले मुझे प्रूफ तो करने दो। 1/2 आगे आ जाएगा, अब यहां पे ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1/2 को कॉमन ले रहा हूं और माइनस अंदर भेज रहा हूं। 1/2 कॉमन ले रहा हूं, सबके आगे माइनस लगा रहा हूं। प्लस लॉग सी, क्या कहते हैं इसको, माइनस लॉग के डब्ल्यू को। जैसे पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, वैसे ये क्या बन जाएगा, पी के डब्ल्यू। वैसे अगला क्या बन गया, पी के, और ये क्या बन गया, पी के सी। नहीं, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन नहीं करेंगे ऐसा। ये तो कांस्टेंट्स है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये नहीं कन्वर्ट होगा, ये एज इट इज रहेगा, इसमें चेंज नहीं करना है आपको। और कोई मेरे को बताएगा के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती थी एट 298 केल्विन। एट 298 केल्विन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू, कितना होता था आपके पास ये, बिल्कुल ये कितना आता है आपके पास, 14 निकल करके आता था। ठीक है, मतलब पी के डब्ल्यू कितना आ गया, पी के डब्ल्यू आ गया मेरे पास 14। तो यहां पर पुट कर देंगे, सेकंड फॉर्म पे आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहां पर सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि इससे पहले वाला केस किसका था हमारे पास, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस का। तो अब आते हैं सेकंड केस पर, जहां पर रहेगा सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अरे बातें नहीं, यहां पे ध्यान दो। वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अगर केस पर आए तो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग यहां पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे। पिछली बार भी यही करा था हमने, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला था पहले पार्ट में। देखो इसके लिए अब क्या करना है, मैं अब आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये वाला केस हमने इससे पहले जहां पे किया था। अगर आप जाओगे तो मुझे बताना कि यहां पे जो हाइड्रोलिसिस होगी वो कैटाइनिक होगी, एनाइनिक होगी। कैसी हाइड्रोलिसिस होगी, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए, कैटाइनिक होनी चाहिए। यहां पर इसमें, इससे पहले वाले में नहीं, मैं इसमें पूछ रहा हूं, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी, एनाइनिक। इस केस में हम लोग करेंगे कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हम करके आ रखे हैं। ये कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का केस है। दूसरी चीज है, एग्जैक्ट डेरिवेशन आपको वैसे ही करना है जैसे पिछले वाला कराया है, हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला था, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज गिवन बाय KH, ये किसके इक्वल आया था, वो आया था KW/KA, पर ये किसके इक्वल आएगा, KW/KB के, क्योंकि ये केस किसका है आपके पास, यहां पर अब जो बेस है वो वीक है। ये बात आप ध्यान रखना, जिसका भी पोर्शन वीक रहता है ना, उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट मेरे पास यूज होता है। अगर आपने एसिड वीक रखा होता तो Ka यूज होता, पर अगर आपने बेस वीक रखी है तो क्या यूज होगी मेरे पास, Kb यूज होगी। ठीक है, ये तो हो गई चलो पहली बात। फिर आ जाते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पर। तो आप लोग अब मेरे को बताओगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मूला था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। सब लोग कॉपी का पेज पलट रहे हैं क्योंकि पढ़ के कोई भी नहीं आया है। क्या था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला, H इक्वल्स टू √KH/C, यही होता था, यही पढ़ा था आपने वहां पर भी, यहां पे भी यही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। H इक्वल्स टू √KH/C। बट मेरे पास जो ये वैल्यू है KH की, वो कितनी है, अगर मैं इसको यूज करूं तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C की जगह आप क्या लिखोगे, C जो, अरे KH की जगह मैं क्या लिखूंगा, KW/KB। तो फॉर्मूला क्या बन गया, KW/KB इंटू C। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर, विच इज द कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच जब देखा था, अरे बात मत करो, यहां पे ध्यान दे लो। हाँ, अरे कर लेंगे, अभी उसमें समय है, अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है पहले ये पढ़ लो, अभी रिवीजन बाद में देखेंगे।
यहां पर देखो, अब जो पीएच की कैलकुलेशन थी ना, हम लोगों ने जब पीएच की कैलकुलेशन करी थी तो इससे पहले जो इक्वेशन बनाई थी, आप मुझे बताना कि वहां पर जो मेरे पास लास्ट में इक्वेशन बचती थी, जैसे मेरे पास यहां पे अब बचेगा पीएच इक्वल्स टू, आप पूरा डिराइव करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करते हैं मैं बता चुका हूं, अब आप लोग खुद से कर सकते हो। यहां पे जो पीएच है ये आपके पास इक्वल बनता है हाफ पीकेबी, वहां पे पीके यूज हुआ था, यहां मत यूज कर देना, यहां पे क्या यूज होगा उसकी जगह पीकेबी। फिर उसके बाद दूसरा क्या आएगा, अरे पहले आएगा पीके डब्ल्यू, फिर आएगा माइनस पीकेबी, और उसके बाद लास्ट में क्या था वहां पर लॉग सी, वैसे ही यहां पर भी रहेगा लॉग सी। इसके बाद 1/2 की मल्टीप्लाई सबसे करा दिया करते थे हम लोग, ठीक है, तो हाफ पीके डब्ल्यू, और यहां पे लिख देता हूं माइनस हाफ पीके बी प्लस लॉग सी, ठीक है। इनमें से ना माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के हो गए। अब मुझे बताओ पीके डब्ल्यू कितना होता था, इसकी वैल्यू पीके डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बढ़ाई थी आपको, तो 2 से जब ये कैंसिल होगा तो कितने टाइम्स कैंसिल, 7। तो आपके पास इस बार जो पीएच बचा ना फाइनली, यहां से जो पीएच के लिए आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 माइनस हाफ पीकेबी प्लस लॉग सी। आई बात समझ में, ये लो, ये बन गया आपके पास सेकंड केस। मैंने पूरा डेरिवेशन नहीं करा है क्योंकि डेरिवेशन इससे पहले आपको जिस तरीके से कराया था वैसे ही कर सकते हो, ठीक है, वो वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और हाँ, एक चीज ध्यान रहे, अगर आप पीएच निकालना चाहो तो आप पीएच लॉग वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर मैं लॉग के टर्म्स में लिखूंगा तो आंसर क्या रहेगा, हाफ लॉग के डब्ल्यू। फिर अपने पास देखो यहां पे क्या बना था, पीकेबी बना था, तो पीकेबी कैसे बना होगा, ये रहा होगा माइनस लॉग केबी, और लास्ट में क्या लिखा है यहां पर लॉग सी। तो हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी और प्लस क्या आ जाएगा लास्ट में लॉग सी। तो जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप यहां से फॉर्मूला यूज करके वहां पे पुट कर देना, आपके आंसर्स आ जाएंगे। देखो अब जो सॉल्ट लिए जाएंगे ना, ये अपने पास उन एसिड और उन बेसिस के होंगे जो कि दोनों ही वीक है। आपका एसिड भी वीक है और आपका बेस भी कैसा है, यहां पर वीक ही लिया गया है, ठीक है। तो एसिड भी वीक हो गया, बेस भी वीक हो गया, दोनों चीजें मेरे पास यहां पर वीक है। तो अब ध्यान रहे, ये जो केस होता था हम लोगों ने जब इसको पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि या तो आपका सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा या फिर वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। और इस समय अब आपके पास के और के बी दोनों बचेंगे। आपका के भी बनेगा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स भी बनेगा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेसिस भी बनेगा। तो दोनों को अगर ध्यान में रखा जाए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जिस चीज के बारे में पढ़ते थे वो रहता था मेरे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, के एच। तो जब के एच निकाला जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला जाएगा के एच, ये किसके इक्वल आएगा, पिछले केस में के डब्ल्यू बाई के बी था, उससे पहले वाले केस में के डब्ल्यू बाई के ए था। अब नीचे दोनों आ जाएंगे, अब के ए भी आ जाएगा और के बी भी आ जाएगा, ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बाद दूसरा क्या रहता था, यहां पर दूसरी चीज क्या पढ़ते थे हम लोग, डिग्री, जिसकी बहुत जरूरत होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। भाई सारे इन्फ्लुएंसर थोड़ी बनेंगे, कुछ लोग काम धंधा भी तो करेंगे, जिनको काम धंधा करना है उनको डिग्री की जरूरत पड़ेगी, और जिनको कुछ भी नहीं करना, हाँ, जिसके पापा पे बहुत ज्यादा पैसा है वो तो वैसे ही कुछ नहीं करेगा, उसको कोई जरूरत नहीं है, वो पापा से जब मर्जी चाहे 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए मांग सकता है अपने पास और अपना काम धंधा शुरू कर सकता है। क्या फेक डिग्री के लिए भी पैसा चाहिए होता है, फेक डिग्री बनवानी है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। चलो यहां पर देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, देखो, अरे यहां सुन लो, बकवास बंद करो, यहां देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उसको किससे डिनोट करते थे हम लोग, एच से। इस केस में जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है सिर्फ किसके इक्वल आएगी, रूट के एच के। वो जो सी वाला फैक्टर होता था ना वो हट जाएगा अब यहां से, ठीक है। अब वो सी वाला फैक्टर यहां पे नहीं रहेगा, और मेरा जो के एच है वो खुद किसके इक्वल है, अपॉन के इंटू के बी के। तो अगर मैं पहली इक्वेशन का यूज करूं तो ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है किसके इक्वल बन रहा है, के एच की जगह क्या आ जाएगा अब, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। बहुत बढ़िया बात कही, क्या बात बोली है, के को हम कॉमन ले लेंगे, वाह। अरे ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्या,
वही यहां से के कॉमन ले लेते हैं ना, के से के काट देते हैं। इसी बात से मुझे वो क्वेश्चन फिर याद आ गया। कौन सा वाला क्वेश्चन बताओ? कौन है हमारे बीच ऐसा जो इस क्वेश्चन को मेरे पास प्रूव करके देगा मैथ्स में कि sin x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 7? कोई है हमारे बीच जो ये प्रूव कर दे? कौन प्रूव कर सकता है बताओ? एक सेकंड, sin x अपॉन n, क्या है हमारे बीच कोई ऐसा बच्चा जो ये प्रूव करके दे दो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में, जिसने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से सीख ली है, जिसको मैथ्स नहीं भी आती वो भी कर सकता है? और बताओ कौन बताएगा मेरे को? सिद्धार्थी बताएगा इसका आंसर, मुझे पता है वही। ये टैलेंट उसी के पास है और नहीं कर सकता कोई। हाँ तो वो कर देगा, 10 के बाद 17 लिख देगा उसको। हाँ अच्छा, इसका आंसर तो बता दो सिद्धार्थ। sin x अपॉन n प्लस 1 को 7 करना है, बताओ कैसे करेंगे? देखो अगर मैं सिद्धार्थ जैसा टीचर होता तो मैं क्या करता यहां पर, या कोई भी क्या करता, आपको sin x अपॉन n प्लस 1 को 7 करना है ना, बिल्कुल। n से n क्या हो जाएगा मेरे पास? कैंसल। ये क्या बचा आपके पास? और 6 प्लस 1 किसके इक्वल होता है? 7 के। बिल्कुल सही। तो जैसा उसने हमारे पास ये बोला था kw अपॉन k इंटू के भी, ये वही है। तो सिद्धार्थ जैसे बच्चों के लिए हमारे पास ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये यहां पर जो सबस्क्रिप्ट लगी हुई है वो बता रही है, W का मतलब होता था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ये K का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेसिस है। ये कोई K की मल्टीप्लाई W से थोड़ी कर रखी। अब तीसरे केस पर आ जाते हैं। लास्ट में क्या निकालते थे हम लोग? लास्ट में किसकी कैलकुलेशन करते हैं? लास्ट पोर्शन बचेगा मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ पीएच। लास्ट पोर्शन है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब जब यहां पर पीएच की कैलकुलेशन करेंगे तो अब यहां पे आप ध्यान देना, मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिखा देता हूं, डायरेक्ट लिखा रहा हूं। भाई जो डिराइव करना चाहता है वो घर पे डिराइव कर सकता है, और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे घर पे डिराइव करें, जिससे हमें पता रहे कि ये पढ़ भी रहे हैं घर पे या नहीं। सो पीएच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा? देखो इस बार ये आता है हाफ। सबसे पहले हमारे पास क्या रहता था? लॉग के ए, फिर उसके बाद आएगा लॉग के डब्ल्यू, और इस बार लास्ट में आ जाएगा आपका लॉग के बी। ठीक है, एक तो ये बन गया। और अगर कोई इसको कहे कि नहीं नहीं भाई मेरे को तो पी के वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो वो फिर ये भी यूज कर सकता है कि पीएच इज इक्वल्स टू हाफ, ये क्वांटिटी किसकी इक्वल बन जाएगी? पी के डब्ल्यू के। और अच्छा हाँ, माइनस भी जो है वो भी बाहर रहेगा। अब ये माइनस सबको मिल रहा होगा, तो माइनस का लॉग के ए माइनस लॉग के इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू, माइनस का लॉग के डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का, एक सेकेंड, ये पी के ए होना चाहिए था ना, मैंने के डब्ल्यू लिख दिया, पी के ए, फिर प्लस पी के डब्ल्यू, और लास्ट में क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो तो प्लस का बन जाएगा। तो मतलब वहां पे जो पी के भी लिखना है वो कैसा लिखना पड़ेगा मेरे को? माइनस का। और लास्ट में वही हाफ, फिर 14, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, पर जो पीएच है वो होता था माइनस लॉग एच पॉजिटिव। पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। माइनस होता है तो प्लस में बनती है वैल्यू, तो अगर प्लस में तो माइनस में बनेगी। तो पीएच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आखिरी में? 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। तो ये 3 फॉर्मुलेज आपके पास हैं। ये लोग क्वेश्चन में जहां जैसा सूटेबल हो वहां वैसी वैल्यू अपने पास पुट कर देना। ठीक है, तो यहां पर आपके पास वो सारे केसेस खत्म होते हैं जो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में मेरे पास बनते हैं। ये आपके पास वो सभी केसेस है जो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बन सकते हैं। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर कि ये पोर्शन आपको क्यों पढ़ाया जाता है। देखो ये पोर्शन जो है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि आपके पास ना यहां पे जो के ए और के बी की वैल्यूज निकली है, यहां पे आप नोट बना करके एक चीज लिख लेना कि पहला केस तो क्या बन सकता है कि मेरा जो पी के ए है ये किससे कम रह जाए आपके पास? पी के बी से। ठीक है, पी के ए किससे कम रह जाएगा? पी के बी से। दूसरा होगा कि पी के ए ज्यादा हो गया पी के बी से। और तीसरा केस क्या रहेगा जिसमें ये तीनों दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर। देखो आपको मैं बताता हूं एक चीज, जो ये पी के ए की वैल्यू है ना, अगर के ए हाइयर है, के ए हाइयर होने का मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पर पोटेंस अगर उसका हाइयर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। के ए हाइयर है
तो एसिडिक कैरेक्टर हाइयर होता है, पर pKa अगर हाइयर हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर लोअर हो रहा है। तो इस केस में pKa कम है, pK भी ज्यादा है, तो आपका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? एसिडिक। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना pKa कम है, pKa कम है। मैं फिर से लिख देता हूं, Ka अगर हाइयर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। लेकिन मैं अब इसका रिवर्स कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर pKa हाइयर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी? अब लोअर होती है, क्योंकि लॉग निकलता है ना, लॉग। ठीक है, ये लॉग के थ्रू कैलकुलेट होते हैं, माइनस लॉग। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव जैसे pH होता था वैसे ये माइनस लॉग Ka होता है, इस वजह से उसकी वैल्यू लोअर हो जाती है, क्योंकि मैं लॉग में ले जा लेता हूं उस चीज को, वो भी नेगेटिव में। तो अब ये वाला पहला केस एसिडिक हो गया, तो दूसरा केस किसका बनेगा फिर? और अगर दोनों इक्वल है तो सोल्यूशन कैसा रहेगा मेरे पास फिर? न्यूट्रल। ये है आपके पास अब तक की पूरी समरी, जितना हम लोग यहां पर पढ़ करके आए हैं। ठीक है, कौन सी? आधे से ज्यादा चीजें वो आती हैं जो आपको यहाँ पे क्लास में पढ़ाई जा रही है, और घर पे बच्चे का काम इतना है कि जो उसने क्लास में पढ़ा है उसको जाकर के रिवाइज कर ले, कुछ क्वेश्चन अपने खुद से भी करे और के डाउट्स पूछे। जब तक मैं बोर्ड के सामने पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके एकेडमिक्स में सिर्फ 30% ही कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, सिर्फ 30%। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, चाहे मैं हूँ या इंडिया का कोई बड़े से बड़ा टीचर, आप कहीं भी पढ़ लेना, जब तक टीचर बोर्ड पर है सिर्फ 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका आपके मार्क्स में, चाहे आप किसी भी लेवल के बच्चे हो, एवरेज हो, अबव एवरेज हो या टॉपर हो। जब बच्चा घर में पढ़ता है ना, अब डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जब वो घर में पढ़ता है तो वहां पर उसका मेन पार्ट अपने पास पढ़ाई में जुड़ता है, घर में पढ़ेगा, डाउट भी पूछेगा। जब आपने डाउट ही नहीं पूछा, घर में क्वेश्चन ही नहीं करे, तो टीचर को पता ही क्या चला कि मेरा जो पढ़ाया हुआ था वो बच्चे तक डिलीवर कितना हुआ? तो हम तो पढ़ा के चले गए, तो हमने तो 30% अपना काम कर दिया, बाकी 70% आपके ऊपर है, सेल्फ स्टडी प्लस डाउट पे।